तो दोस्तों आज हो गया 1 दिसंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर रहेगी, जबकि राजस्थान में भाजपा को सत्ता मिलने का अनुमान है। हालांकि अलग अलग चैनलों द्वारा राज्यभर आंकड़ों में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। गुरुवार को आए कुल एग्जिट पोल से पता चलता है कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 10 दिन का और समय मिल गया है। बार बार समय मांगने पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने अपनी आपत्ति जताई और एएसआई की मांग खारिज करने की अपील की, लेकिन जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। एएसआई को 10 दिन का समय देने के साथ ही हिदायत भी दी गई है और कहा है कि अब एएसआई कोर्ट से कोई समय नहीं मांगेगा। इजराइल और हमास के बीच गाज़ा में थमे कत्लेआम का आज 8वां दिन है। इससे पहले बुधवार देर रात को हमास ने गाज़ा में कैद 16 और बंधकों को रिहा कर दिया है। सीज फायर के तहत दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया जा रहा है। संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत के बीच हमास के एक नेता ने इजराइल को बड़ा ऑफर दिया है। कहा है कि अगर इजराइल इस्लामिक आंदोलन में बंद सभी 7,000 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दे तो वे सभी बंदियों समेत इजरायली सैनिकों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने भारतीय रेलवे की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। अब तक लगभग सभी राज्यों को उसकी वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत मिलने वाली है, जो कि लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। आपको बता दें कि यह वंदे भारत ट्रेन यूपी और बिहार के बीच चलेगी, यानी कि 2 राज्यों को इसकी ट्रेन से फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ से बिहार के पटना तक चलने का अनुमान है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दलील दी है कि सीबीआई और ईडी द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। आपको बता दें कि सिसोदिया पर शराब डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली की आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई तीखी और मजेदार होती जा रही है। 2019 में लोजपा के टिकट पर चुने गए 6 सांसदों का स्कोर अब चिराग पासवान ने 4-2 कर दिया है, जिसके बाद उनके चाचा और केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। अलग अलग एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल जो कह रहा है वो जन भावनाएं हैं। हम ये विधानसभा चुनाव बहुमत से जीत रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम और अमित शाह जी की रणनीति, जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से देश की स्वदेशी क्षमताओं पर उनका भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि ये अनुभव बहुत ही कमाल का था, जिससे हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं के प्रति मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझ में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है। पैसे के बदले सवाल मामले में फंसी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस विवाद में सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच शुरू की है। टीएमसी सांसद के खिलाफ सीबीआई शुरुआती जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच के नतीजे के आधार पर यह तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या फिर नहीं। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन में महज कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है। नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच 23 नवंबर को हैदराबाद की एक जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस इलेक्शन में हमारी पार्टी के कैंडिडेट माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे कांग्रेस के कैंडिडेट का खुलकर समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार को भ्रष्ट बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में ही सभी गारंटी लागू कर दी जाएगी। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने राज्य कैबिनेट के हवाले से कहा है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ संपत्ति का मामला सीबीआई को सौंपने का पिछली बीजेपी सरकार का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूरों की उम्मीद को एक और झटका लगा है। उत्तरकाशी की सिलकायरा सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए जारी ड्रिलिंग का काम गुरुवार को फिर से रोकना पड़ा। दरअसल ड्रिलिंग के लिए जिस मंच पर उपकरण लगे हुए थे उसमें कुछ दरारें आ गई है। दरारें आने के बाद ड्रिलिंग का काम रोका गया है। ड्रिलिंग का काम रुकने से अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने का प्रयास को एक और झटका लगा है। हाल ही के दिनों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच खींचतान जारी है। पंजाब सरकार की ओर से दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई है जिनका वो विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को विफल करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। गुरुवार को दिए अपने एक बयान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार करेंगी तो राज्य पुलिस 8 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उस बयान के लिए वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई पनौती, जेब कतरे और कर्ज माफी संबंधी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। राहुल गांधी को तय समय के भीतर अपना जवाब देना होगा। यदि चुनाव आयोग कांग्रेस नेता के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लालू प्रसाद यादव की ओछी मानसिकता करार दिया है। लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी के लिए जनता से क्षमा मांगना चाहिए, ऐसा नित्यानंद राय का कहना है। साथ ही गुरुवार को मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अशुभ कहना गरीबों का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की शान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम देश की आज़ादी के 75वें वर्ष और झारखंड अलग राज्य के 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के लोकतंत्र को देखें तो इसमें बहुत बदलाव हुए हैं।